सुबह हो चली। निर्मला जी सामान पैक करते हुए आशिका से बोलती हैं, बेटा तुम्हारी सारी मेडिसिन मैं बैग में रख दी हूँ, वहाँ जाना तो टाइम पर खा लेना। जी माँ, आप परेशान मत होइए, मैं एक बात बोलूँ? निर्मला जी आशिका के पास बैठते हुए बोलती हैं, हाँ बेटा बोलो। माँ आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पर किस लिए? माँ आपने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया। अगर आप न होती तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी होती, पर आपने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। अरे बेटा, धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, जिसने अपनी ज़िंदगी इस घर को संवारने में कुर्बान कर दी। बेटा बस एक बात कहूँगी कि तुम सदा खुश रहो। तुम जा तो रही हो, पर मुझे तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा। तुमने अपनी आदत लगा दी। आशिका निर्मला जी के गले लग जाती है। निर्मला जी घबराते हुए बोलती हैं, बेटा तुम्हें तो बुखार है। अरे नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही, दवाई लूँगी तो ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, तुम्हें तो ज़्यादा बुखार है। तभी स्नेहा आती है। निर्मला जी बोलती हैं, बेटा देखो ना, तुम्हारी माँ को बुखार है। स्नेहा थर्मामीटर लगाती है और बोलती है, माँ आपको सच में बुखार है। आशिका बोलने लगी, ये तो ऐसे ही है, सुबह की दवा नहीं ली थी मैं, इसलिए। फिर आशिका दवा खाती है और बोलती है, ठीक हो जाएगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। स्नेहा सामान पैक कर लिया है। हाँ माँ, सामान तो पैक कर लिया है, पर माँ पहले आप डॉक्टर के पास चलिए, फिर उसके साथ कुछ देखेंगे। निर्मला जी बोलती हैं, हाँ ये सही रहेगा, और देखो तो सही, तुम्हारा शरीर भी पीला पड़ रहा है। मैं एक न सुनूंगी तुम्हारी, तुम डॉक्टर के पास जा रही हो। आशिका बोलती है, माँ मैं बस बनारस जा रही हूँ ना, वहाँ अच्छे डॉक्टर से दिखा लूँगी, यहाँ तो डॉक्टर का पता नहीं लगा पाए। निर्मला जी बोलती हैं, नहीं मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी, तुम जा रही हो। फिर आशिका कहने लगी, माँ प्लीज़, मैं प्रॉमिस करती हूँ वहाँ जाकर दिखा लूँगी। स्नेहा कहती है, दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं जाते ही पहले ये काम करूँगी। शाम हो चली, बाहर कार आ जाती है। आशिका घर के मंदिर में पूजा कर अपने घर को एक टूक निहारती है। फिर निर्मला जी के पाँव छूती है और बोलती है, चलती हूँ माँ, अपना ध्यान रखिएगा, मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। माँ मैं ठीक हूँ अब देखिए बुखार भी नहीं है। हाँ पर फिर भी वहाँ जाते ही पहले डॉक्टर से दिखाना, ठीक है? अब चलती हूँ। चलती हूँ मत बोलो बेटा, बोलो कि जल्दी आती हूँ। आशिका निर्मला जी के गले लगती है और निर्मला जी के आंखों में आंसू निकल आते हैं। आशिका बोलती है, माँ आप रो क्यों रही हैं? बेटा तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी मैं? तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा, दिल घबरा रहा है मेरा। तभी स्नेहा बोलती है, ओ मेरी दादी, आप भी चलिए हमारे साथ। मैं भी चलती, पर यहाँ भी तो कोई होना चाहिए ना। और सुनो बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना। अब चलो, गाड़ी बाहर खड़ी है। आशिका फिर से अपने घर को निहारती है। उसके आंखों के सामने बीते लम्हे आ जाते हैं, जब वो पंकज के साथ आई थी। फिर निर्मला जी बोलती हैं, जैसा तुम घर छोड़ कर जा रही हो, अब जाओगी तो वैसा ही पाओगी। आशिका और स्नेहा कार में बैठ जाती हैं। आशिका जाने की आज्ञा मांगती है। गाड़ी तेज रफ्तार से एयरपोर्ट की ओर चल देती है। बनारस पहुंचने के बाद आशिका निर्मला जी को कार लगाकर बताती है कि बनारस पहुंच गए हैं। फिर आशिका बोलती है, बेटा नानी का फ़ोन लगा कर बता दो कि हम आ रहे हैं। उन्हें बताया नहीं है कि हम आने वाले हैं। माँ अब तो पहुंचने वाले हैं, घर चलते हैं, सबको सरप्राइज देंगे। आशिका और स्नेहा कार में बैठती हैं। कार अपनी रफ्तार से शर्मा जी के घर की ओर चल देती है। आशिका कार से बाहर देखती है और मन में सोचती है, इन 20 सालों में कितना बदल गया बनारस, सब कुछ नया लग रहा है और बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। आशिका स्नेहा को बनारस शहर के बारे में बताती है, यहाँ के बनारस घाट के बारे में बताती है। स्नेहा अपनी माँ की बात को ध्यान से सुनती और बोलती है, अब आई हूँ माँ तो मैं सारे मंदिर के दर्शन करूँगी और बनारस भी पूरा घूमूंगी। कार जैसे ही आशिका के घर के नज़दीक आते गई, आशिका का दिल में अजीब सी खुशी थी। पूरे 20 साल बाद वो अपने माता पिता से मिलेगी। अपने भाई भाभी से कार गेट पर आकर रुक जाती है। आशिका और स्नेहा
कार से सामान निकालते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर आते ही गार्डन में शर्मा जी बैठे हैं, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं। गेट पर किसी की दस्तक सुन कुर्सी से उठकर देखने लगते हैं। सामने कोई खड़ा है, पर नज़र धुंधली होने के कारण ठीक से दिख नहीं पा रहे हैं। आशिका अपने पिता के करीब आती है और टेबल से नीचे गिरे हुए चश्मे को उठाकर शर्मा जी को पहनाती है। शर्मा जी एक नज़र उठाकर देखे कि उनकी बेटी उनके सामने खड़ी है। खुशी के मारे शर्मा जी बोलते हैं, आशिका बेटा तुम। आशिका को गले से लगाते हैं और अंदर शीतल को आवाज़ लगाते हुए बोलते हैं, बहू देखो कौन आया है, मेरी बच्ची आई है। शीतल बाहर गार्डन में आती है, सामने आशिका को देख गले से लगाती है और बोलती है, आने की खबर भी नहीं दी आप। तभी स्नेहा बोलती है, ये सरप्राइज था। स्नेहा शीतल के पैर छूती है। फिर शीतल बोलती हैं, अरे आशिका ये स्नेहा है ना। हाँ भाभी ये स्नेहा है, कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी बिल्कुल ही तुम्हारी परछाई है। शर्मा जी स्नेहा को बोलते हैं, मेरी नातिन कैसी हो बेटा, और पढ़ाई कैसे चल रही है। स्नेहा शर्मा जी के पैर छूती है और बोलती है, मैं ठीक हूँ नाना जी, और पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। शीतल बोलती हैं, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। फिर शर्मा जी कहने लगे, तुम सब जाओ अंदर, मैं अभी कचौड़ी लेकर आता हूँ। क्यों आशिका बेटी, भूल तो नहीं गई ना तुम्हारा पसंदीदा कचौड़ी। नहीं पापा, इन 20 सालों में मैं न तो बनारस की गली भूली हूँ और न ही यहाँ की कचौड़ी। शर्मा जी अपनी छड़ी उठाते हैं और बाहर चल देते हैं। शीतल आशिका से बोलती हैं, चलिए आशिका जी। आशिका अंदर जाती है। माँ के बिना घर बहुत अजीब लग रहा था और सब कुछ बदल चुका था। पुराने सामान की जगह नए सामान हॉल में थे। किचन की हर चीज़ बदली हुई थी। शीतल आशिका को बोलती हैं, आप दोनों बैठो, मैं अभी आई। शीतल किचन में चली जाती हैं। आशिका सोफे पर बैठती है। भले ही सोफा नया था, पर यहाँ बैठकर ही माँ से मैं खूब बातें करती थी। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। स्नेहा घर के चारों ओर नज़र घुमाते हुए बोलती है, वाह माँ कितना प्यारा घर है। वैसे तो मैं तो बनारस पहली बार आई हूँ, पर यहाँ की हर एक चीज़ दिल में उतर जाती है। कितना सुकून है यहाँ। तभी आशिका कहने लगी, नहीं बेटा, तुम जब छोटी थी ना तो यहाँ आई थी। तुम्हारी नानी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अच्छा माँ, नानी होती तो कितना अच्छा लगता। हाँ बेटा। तभी शीतल पानी, चाय और नाश्ता लेकर आती है। आशिका और स्नेहा से बोलती है, सच आशिका, माँ जी के जाने के बाद ये घर बिल्कुल सूना हो गया। फिर स्नेहा कहने लगी, मामी जानवी और आदर्श कहाँ हैं। बेटा जानवी तो कॉलेज गई है, अब शाम हो जाएगी, और आदर्श स्कूल गया है। अच्छा मामी, वैसे आपका गार्डन बहुत अच्छा है, कितने सारे रंग के फूल हैं, मैं जाकर देख सकती हूँ क्या। हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। स्नेहा बाहर चली जाती है। तभी शीतल आशिका को बोलती हैं, सब कैसा चल रहा है मुंबई में। सब ठीक है भाभी। अच्छा आशिका एक बात बोलूँ। हाँ बोलिए भाभी, ये क्या हाल बना रखा है आपने। आपकी तबीयत तो ठीक है ना। नहीं भाभी, तबीयत ठीक सी नहीं लग रही। 2 महीने से थकान महसूस हो रही है, चक्कर भी आ जाता है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं हो। तो डॉक्टर को दिखाया नहीं आपने। 1-2 डॉक्टर को दिखाया। आशिका शीतल के सामने कमज़ोर पड़ जाती है और शीतल के गले मिलकर खूब रोने लगती है। शीतल आशिका को चुप कराते हुए बोलती हैं, ऐसे मत रोइए आप। आशिका को रोते देख शीतल भी रोने लगती है और आशिका के आंसू पहुँचते हुए बोलती है, चुप हो जाइए। फिर आशिका बोलने लगी, भाभी आज पहली बार आपके सामने रोई हूँ तो दिल का दर्द कुछ कम हुआ है, नहीं तो अकेले ही आंसू बहा लेती थी। कभी कभी तो लगता है भाभी की वक्त बहुत कम है मेरे पास। ऐसे में डॉक्टर भी क्या करेंगे। जो जख्म मिले हैं अतीत में वो अब गहरे हो रहे हैं, और इतने गहरे कि जिसमें बचने की उम्मीद ना हो। तकलीफ़ सिर्फ धोखे से हुई जो पंकज ने मुझे दिया। तभी शर्मा जी और स्नेहा अंदर आते हैं। आशिका अपने आंसू को जल्दी से पोंछती है और बोलती है, पापा लाएं मेरी फेवरेट कचौड़ी। हाँ बेटा। शीतल सब के लिए कचौड़ी लगाती है और बोलती है,
आशिका, आपको याद है आप जब रूठ जाया करती थी तो पापा जी आपकी पसंदीदा कचौड़ी लाकर आपको मनाते थे। हाँ भाभी, वो बीते लम्हे मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हे थे। फिर शर्मा जी कहने लगे, आज मैं अपनी बिटिया को अपने हाथों से खिलाऊंगा। शर्मा जी आशिका को एक निवाला खिलाते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। आशिका बोलती है, पापा आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ की याद आ गई थी। स्नेहा शर्मा जी को हंसाते हुए बोलने लगी, नाना जी और आपको मेरी याद नहीं आती? शर्मा जी एक निवाला स्नेहा को खिलाते हैं और बोलते हैं, बहुत याद आती थी आपकी। बेटा तुम तो हॉस्टल में रहती थी और हम तुम्हारी माँ को बोलते थे कि स्नेहा को लेकर आ जाओ, पर आपकी मम्मी को काम से फुर्सत नहीं था। पर अब इस बार आए हो ना तो 3-4 महीने रह लेना। जी नाना जी। फिर शीतल कहने लगी, आप सिया की शादी में जा रही हैं ना? हाँ भाभी, और आप सब? हाँ हम सब तो जा रहे हैं, पर पापा जी नहीं जा रहे। फिर आशिका शर्मा जी से कहती है, क्यों पापा चलिए हमारे साथ। नहीं बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है और आजकल शादी वादी में जाने का मन नहीं करता, तुम सब चले जाना। फिर आदर्श भागता हुआ आता है और आशिका के पैर छूकर बोलता है, बुआ मुंबई से क्या लाई? तो स्नेहा बोलती है, मेरे छोटे भाई तुम्हारे लिए बहुत सामान लाए हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। शीतल आदर्श से बोलती है, जाओ फ्रेश हो जाओ पहले और दीदी को अपना और जानवी दीदी का कमरा दिखा दो। फिर आदर्श स्नेहा के पैर छूकर बोलता है, चलिए दीदी। वैसे दीदी मैं आपको बहुत मिस करता था। स्नेहा और आदर्श के जाने के बाद शीतल बोलती है, पापा जी कल मैं आशिका को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। शर्मा जी बोलते हैं, क्यों बेटा, सब ठीक है ना? आशिका बात को छुपाते हुए बोलती है, हाँ पापा सब ठीक है, वो हल्का सा बुखार है, बस मौसम जो बदल रहा है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा तो मैं चल देता हूँ। नहीं पापा आप आराम कीजिए, मैं भाभी के साथ चली जाऊँगी। शाम हो चली, जानवी और राकेश भी आ जाते हैं। सब हॉल में बैठकर खूब हंसी मजाक करते हैं। शर्मा जी अपने घर में गूंजती हंसी को देखकर शशि जी की याद आ जाती है और मन में बोलते हैं, सब हैं शशि जी, बस आपकी ही कमी है। सुबह हो चली, आज सब छुट्टी लेकर घर पर थे। सब हॉल में बैठे थे। स्नेहा, जानवी और आदर्श बैठकर पुरानी एल्बम देख रहे थे। आशिका और शीतल किचन में थे। फिर स्नेहा किचन में जाकर बोलती है, माँ जल्दी तैयार हो जाइए, डॉक्टर के पास भी चलना है। दादी कितनी बार फ़ोन कर चुकी हैं। हाँ बेटा, माँ का फ़ोन मेरे पास भी आया था। और तुम रहने दो, मैं मामी के साथ चली जाऊँगी। ठीक है माँ। फिर स्नेहा हॉल में आ जाती है। तभी गेट पर कोई आवाज़ लगाता है। शर्मा जी बाहर देखते हैं तो प्रिया और विनय दरवाजे पर खड़े थे। शर्मा जी खुश होकर बोलते हैं, बेटा तुम दोनों यहाँ? जी अंकल। विनय और प्रिया शर्मा जी के पैर छूते हैं। शर्मा जी आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, चलो अंदर चलो। और घर में सब कैसे हैं? और शादी की तैयारी कैसी चल रही है? सब ठीक है अंकल, और शादी की तैयारी भी अच्छी चल रही है। प्रिया और विनय सोफे पर बैठते हैं और स्नेहा को देखते हैं। आदर्श और जानवी प्रिया और विनय के पैर छूते हैं। फिर स्नेहा पैर छूती है तो प्रिया बोलती है, अंकल क्या ये स्नेहा है? मैंने सिर्फ फ़ोटो ही देखी है। तो शर्मा जी स्नेहा के सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं, हाँ बेटा ये स्नेहा ही है। प्रिया खुश होकर स्नेहा को गले से लगा लेती है और बोलती है, इसका मतलब आशिका भी आई है। स्नेहा बोलती है, हाँ मासी, माँ भी आई हैं। बाहर की आवाज़ सुनकर आशिका और शीतल भी आ जाते हैं और बोलती है, इतना शोर क्यों है, कौन आया है? सामने शीतल जो 40 पार होने को थी पर भी 25 की दिख रही थी, और साथ उसकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी दोस्त जो 40 पार होकर 50 की लग रही थी। वो खूबसूरत सी आशिका जो फूल की तरह दिखती थी, अब मुरझाई सी दिख रही थी। आँखों के नीचे काले घेरे और शरीर का हल्का पीलापन, चेहरे पर जिंदगी भर की थकन और उदासी। प्रिया शीतल के गले मिलती है। फिर आशिका के गले मिलकर बोलती है, कैसी हो?
ठीक हूँ। प्रिया सबके सामने कुछ भी पूछना अच्छा नहीं लगा। वो माहौल को बदलने के लिए बोलती है, आशिका तुम कब आई? आशिका बोलती है, कल ही आई हूँ। फिर शीतल बोलती है, चलो दोनों दोस्त फिर से मिल गए। प्रिया और आशिका हंसने लगती हैं। शीतल बोलती है, आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे और चाय पी रहे थे। तभी प्रिया बैग में से शादी कार्ड निकालते हुए बोलती है, ये लीजिए अंकल, सिया की शादी का कार्ड। शादी 15 फरवरी की है, आप सब ज़रूर आइएगा। फिर शीतल बोलने लगी, 10 दिन तो ही रह गए हैं शादी में। फिर प्रिया बोली, हाँ 10 दिन बचे हैं। वैसे आप लोग कब आ रहे हैं? शर्मा जी बोलते हैं, ये सब 4 दिन पहले पहुँचेंगे। फिर आशिका प्रिया से बोलती है, और तुम भी साथ में आओगी ना? नहीं, हमारा टिकट 13 फरवरी का है। फिर विनय बोलता है, आप सब फ्लाइट से आ रहे होंगे। शर्मा जी बोलते हैं, हाँ सब फ्लाइट से जाएंगे। आप कब जा रहे हैं? प्रिया बोलती है, जी अंकल, हमारी तो परसों की ट्रेन है और आज घर भी जाना है। माँ ने कहा है कि कुल देवता की पूजा करके जाना, तो इसलिए रुके हैं। फिर प्रिया रुककर बोलती है, आप सब हमारे साथ चलते तो अच्छा लगता, ऐसे अलग अलग जा रहे हैं। फिर स्नेहा बोलती है, हाँ मासी, आप ठीक बोल रही हैं, और ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा होता है जब सब साथ हों, और हम भी आपके साथ चलेंगे तो खूब मस्ती करते हुए जाएंगे। क्यों माँ, आप क्या कहती हैं? आसिया फिर बोलने लगी, इतनी जल्दी टिकट कहाँ से आएगा? फिर प्रिया बोलती है, 2 सीट है हमारी, 4 और ले लेंगे, एडजस्ट करके चले जाएंगे। पापा को अभी बोल देती हूँ, उनके दोस्त रेलवे में हैं, तुरंत टिकट बन जाएगा। तभी शर्मा जी राकेश से बोलते हैं, बेटा तुम क्या कहते हो? पापा ठीक है, मैं मेहता जी को बता दूंगा कि मैं परसों जा रहा हूँ, कल तो ऑफिस जाऊंगा तो देख लूँगा सब कुछ। फिर शर्मा जी बोलते हैं, ठीक है बेटा, ये लोग तुम्हारे साथ जाएंगे, खूब मस्ती करना तुम लोग। फिर प्रिया बोलने लगी, अंकल आप नहीं आ रहे क्या? नहीं बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है और इस बूढ़े शरीर से अब चला नहीं जाता। फिर विनय और प्रिया जाने की आज्ञा मांगते हैं और बोलते हैं, हम यहीं से चलेंगे रेलवे स्टेशन, पापा को अभी बोल दूंगी टिकट के लिए। प्रिया और विनय शर्मा जी के पैर छूते हैं और फिर चले जाते हैं। बातों बातों में रात हो गई। शीतल बोलती है, आज डॉक्टर के पास जाना था आपको। कोई बात नहीं भाभी, कल चल देंगे। ठीक है। सुबह हो चली। आशिका और शीतल डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आशिका को देखता है और बोलता है, खाना पीना ढंग से नहीं खाती हैं आप क्या? आशिका बोलती है, आजकल भूख नहीं लगती डॉक्टर, और कभी कभी ऐसा चक्कर आता है कि पूरा शरीर कांप जाता है। डॉक्टर सब कुछ देखने के बाद बोलता है, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ और कुछ टेस्ट है वो करवा लीजिएगा, और परसों रिपोर्ट लेकर मेरे पास आ जाइएगा। फिर शीतल बोलने लगी, डॉक्टर कल तो हम दिल्ली जा रहे हैं और 10-15 दिन बाद आएंगे। तो डॉक्टर बोला, कोई नहीं, किसी के हाथ से रिपोर्ट भेज दीजिएगा, मैं देखकर बता दूंगा। जब आप लोग आएंगे तो फिर रिपोर्ट लेकर आइएगा और मेरा नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा। जी डॉक्टर। शीतल और आशिका घर पहुंचते हैं। फिर शर्मा जी कहने लगे, क्या कहा डॉक्टर ने? शीतल बोलने लगी, पापा जी, आशिका का जांच करवाया डॉक्टर ने और रिपोर्ट परसों मिलेगा। तो कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा, तुम डॉक्टर का नंबर मुझे दे देना। जब जाओ पैकिंग करो तुम सब। प्रिया बोल रही थी, टिकट मिल गया है। शीतल बोलने लगी, चलिए आशिका, आप कुछ खा लीजिए, फिर आप मार्केट भी चली जाइएगा। ठीक है भाभी। तभी आशिका पड़ोसी मित्र आवाज़ लगाता है। शर्मा जी बोलते हैं, चलो मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। खाना खाने के बाद शीतल आशिका को बोलती है, आशिका आप मेरे साथ चलिए, सामान पैकिंग करना है, आपसे कुछ बात भी हो जाएगी। आशिका सोच में डूब जाती है। तभी शीतल सामान बैग में रखते हुए बोलती है, ये लहंगा शादी के दिन कैसा लगेगा? आशिका ध्यान नहीं देती। फिर शीतल खुश में खोई हुई आशिका के कंधे पर हाथ रख कर बोलती है, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? भाभी पता नहीं
मन बेचैन सा हो रहा है। मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। हाँ जाइए, आराम कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम हो तो नहीं रही है ना? नहीं भाभी, माफ़ कीजिएगा, आपके साथ बैठकर बात भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं जाते शादी में हम सब। नहीं भाभी, प्रिया मेरी बहन की दोस्त है और सिया भी मेरी बेटी की तरह है। मुझे जाना ही है। हाँ, आप आराम कीजिए और ज़्यादा सोचिए मत। मैं जूस बनाकर लाती हूँ। आसिका अपने कमरे में चली जाती है। बिस्तर पर लेटी आसिका का ध्यान उस छोटी सी बच्ची पर जाता है जो आईने के सामने बैठी है और उसकी माँ उसकी चोटी बना रही है। फिर वो छोटी सी बच्ची भागने लगती है और उसकी माँ आसिका आसिका कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। आसिका के सामने उसके बचपन के रंग बिखरने लगते हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल जाती है। आसिका मन में सोचती है, अरसा हुआ बचपन को बीते, पर अब फिर से उन्हीं लम्हों को जीने का मन करता है। माँ फिर से आ जाओ तुम, तेरी गोद में सिर रखकर सोने का मन करता है। सुबह हो चली। प्रिया और विनय शर्मा जी के घर आते हैं। सब दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहे थे। शर्मा जी आवाज़ लगाते हैं कि अरे चलो भाई, कितना टाइम लगाओगे? तब विनय बोलता है, अंकल जी आप भी चलते तो पापा बहुत खुश होते। तभी प्रिया बोलती है, हाँ अंकल, पापा से भी मिल लेते आप। तभी प्रिया के फ़ोन पर चिरंजीव का फ़ोन आता है। चिरंजीव शर्मा जी से बात करते हुए बोलता है, क्या यार, प्रिया बता रही थी कि तू नहीं आ रहा है। हाँ, मैं नहीं आ रहा। क्यों भाई, अपने दोस्त से मिलने का मन नहीं करता? ऐसा नहीं है दोस्त, अब बूढ़ा हो चला हूँ, आना जाना नहीं हो पाता। अरे अभी कहाँ हुआ तू बूढ़ा, तू दिल्ली आ, फिर देख फिर। शर्मा जी बोलते हैं, पर कुछ नहीं, तू आ रहा है बस, ट्रेन का टिकट बन गया है सबका, बस अब खुशी खुशी आ जाओ और आशीर्वाद दे अपनी नातिन को। बहुत दिन हुए तुझसे मिला भी नहीं। ठीक है, जल्दी आ, और मैं अब रखता हूँ। फिर चिरंजीव फ़ोन रख देता है। फिर प्रिया बोलती है, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा अंकल। उधर से घर के सभी सदस्य जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना अपना सामान लेकर आ जाते हैं। शर्मा जी बोलते हैं, बेटा मैं भी चलूँगा अब तुम लोगों के साथ। तभी राकेश बोलता है, पापा आप तो मना कर रहे थे। तभी प्रिया बोलती है, भैया पापा का फ़ोन आया हुआ था अंकल के लिए, और आप तो जानते ही हैं पापा को कि घर की शादी हो और उनके प्रिय दोस्त ना आए, ऐसा कभी हुआ है? फिर सब हंसने लग जाते हैं। शीतल बोलती है, बिल्कुल सही पापा जी, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ अभी। राकेश बोलता है, जल्दी से जाओ और पैक करो। तभी शर्मा जी आशिका को देखकर शीतल को बोलते हैं, बेटा एक बात तो भूल गया, बेटा वो डॉक्टर के पास से रिपोर्ट भी तो लानी है आशिका की, वो कल कौन लेने जाएगा? तभी प्रिया बोलती है, आशिका की रिपोर्ट, आशिका तुम ठीक हो ना? और ये रिपोर्ट कैसी? तभी आशिका बोलती है, कुछ नहीं, वो हल्की सी तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने टेस्ट करवाया है, बस उसी की रिपोर्ट है। फिर प्रिया कहती है, ओह अच्छा, कोई नहीं, दिल्ली चलो, सब तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर शीतल कहती है, पापा जी मैं रिपोर्ट के लिए अपनी सहेली को बोल दूंगी, या लक्ष्मी काकी या श्याम किसी को भी बोल दूंगी, रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दिखा देंगे, बाकी हम फ़ोन पर बात कर लेंगे डॉक्टर से। फिर शर्मा जी बोलते हैं, चलो ये भी ठीक है, पर लक्ष्मी और श्याम अभी तक आए नहीं। तभी शीतल बोलती है, आने वाले होंगे, मैं सामान पैक कर देती हूँ आपका। शीतल सामान पैक करने चली जाती है। फिर आदर्श बोलता है, अब तो बहुत मज़ा आएगा, दादाजी भी साथ होंगे। फिर जानवी बोलती है, दादाजी के साथ हम पूरी दिल्ली घूमेंगे। क्यों प्रिया बुआ? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम लोगों को पूरी दिल्ली घुमाऊंगी। तभी लक्ष्मी और श्याम आ जाते हैं। शर्मा जी शीतल को आवाज़ लगाते हैं। शीतल शर्मा जी का सामान लेकर आ जाती है। फिर शीतल लक्ष्मी काकी से बोलती है, काकी हम 15 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, पीछे में घर का ध्यान रखिएगा और कल हॉस्पिटल जाइएगा, और एक रिपोर्ट है
वो लेकर डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। मैं नंबर और हॉस्पिटल का नाम लिख देती हूँ, चले जाइएगा। मैं डॉक्टर से बात कर लूँगी, लक्ष्मी कहती है। जी बहू रानी। लक्ष्मी शशि के टाइम से ही घर पर काम करती थी और भरोसेमंद भी थी। जब घर के सदस्य कहीं जाते थे तो लक्ष्मी घर का ध्यान रखती थी। लक्ष्मी बोलती है, आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। फिर शर्मा जी कहने लगे, राकेश जाकर ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। विनय भी राकेश के साथ चला जाता है। तभी शर्मा जी और घर के सभी सदस्य कार में बैठते हैं और फिर सब हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। कार रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो आशिका के पास निर्मला जी का फ़ोन आता है। निर्मला जी आशिका से बोलती हैं, बेटा डॉक्टर को दिखाया तुमने? जी माँ, दिखा लिया। रिपोर्ट कल आएगा। अच्छा, आप कैसी हैं माँ? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे ये आवाज़ कैसी आ रही है? माँ वो हम सब आज दिल्ली जा रहे हैं। आज दिल्ली जा रहे हो? टिकट तो आज की नहीं थी तुम्हारी। फिर आशिका बोलती है, हाँ माँ, आज की नहीं थी टिकट। वो तो प्रिया और विनय जी के कहने पर सब जा रहे हैं। ओह चलो सही है। अच्छा बेटा, मैं अब फ़ोन रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। जी माँ। स्नेहा जानवी से कहती है, मेरी ट्रेन का सफ़र बहुत यादगार रहेगा, सबके साथ खूब मज़ा आएगा। फिर जानवी बोलती है, और ऊपर से दिल्ली की शादी और फिर पूरी दिल्ली घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे। ट्रेन अपने समय पर खुल जाती है। ट्रेन में सब खूब मस्ती करते हैं। सुबह होते ही ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है। सब ट्रेन से उतरते हैं तो स्नेहा बोलती है, तो हम दिल्ली पहुंच ही गए। स्नेहा के लिए सब कुछ नया था क्योंकि वो दिल्ली कभी नहीं आई थी। पर आशिका की बहुत सी खूबसूरत यादें दिल्ली से जुड़ी थी। शीतल बोलती है, आशिका तुम्हें याद है ना, मैं राकेश जी और माँ प्रिया की शादी में आए थे दिल्ली पर। उस वक्त हम एयरपोर्ट पर थे और आज रेलवे स्टेशन पर। फिर आशिका बोलती है, हाँ भाभी, याद है सब कुछ। उस एक सुनहरे लम्हे ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। प्रिया आशिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, वेलकम मैडम, हमारी दिल्ली में आपका स्वागत है। क्या सोच रही हो? सब गाड़ी में बैठ गए हैं, अब आप दोनों भी बैठ जाइए। शीतल बोलती है, चलो मैडम, एक बार फिर आपकी शादी में आए और एक बार आपकी बेटी की शादी में। प्रिया और आशिका हंसने लगते हैं। सब कार में बैठते हैं। कार चिरंजीव के घर की ओर चल देती है। फिर से वही बीता पल आशिका के आंखों के सामने आ जाता है जब वो पहली बार रजत से और पंकज से मिली थी। पूरी कहानी सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी डालने में हमें थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए हम आपसे दिल से माफ़ी मांगते हैं और आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताना ना भूलिए कि कहानी कैसी लगी।